नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम जानना जरूरी है में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में ज्वलनशील मुद्दों को लेकर आपके समक्ष पेश होते हैं, तो इसी कड़ी में आज हम उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम बात करेंगे अतुल सुभाष के केस की और देखेंगे कि भारतीय कानून पुरुषों के प्रति कितना न्याय संगत है। तो आइए शुरू करते हैं। दर्शकों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है स्वर्गीय अतुल सुभाष की। पिछले सोमवार यानी कि 9 दिसंबर को इनका शव बरामद हुआ, जिसके साथ एक 24 पेज का सुसाइड नोट और एक वीडियो भी प्राप्त हुआ। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसका परिवार उनको परेशान करते आ रहे थे। उन्होंने उस वीडियो में अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि मैंने वो सब कुछ किया जो एक पति को करना चाहिए। अपनी पत्नी और बच्चे का ख्याल रखा, पत्नी के सारे खर्चे उठाए, अपनी पत्नी के परिवारजनों को पैसे तक दिए, लेकिन जब ज्यादा पैसे मांगे तो रिश्ते खराब होने लगे और इतने खराब हो गए कि उन पर रेप, दहेज, अननेचुरल सेक्स, सेक्सुअल असॉल्ट जैसे 9 केसेस लगा दिए गए। इतना ही नहीं, वह उनके बच्चे को अपने साथ ले गई और उसके लिए 80,000 रुपए प्रति माह की मेंटेनेंस की मांग की। ऐसे करके शुरुआत में कुल 1 करोड़ की डिमांड रखी, जो बाद में बढ़कर 3 करोड़ तक पहुंच गई। यहाँ आपको बता दूं कि ये तो तब था जब वो खुद एक अच्छी कंपनी में जॉब करती थी और अच्छा खासा कमा रही थी। इस सब से परेशान होकर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी को एनसीआरबी का डेटा भी दिखाया और बताया कि किस प्रकार ऐसे झूठे केसेस में फंसकर पुरुष अपनी जान दे देते हैं, लेकिन जवाब में उनकी पत्नी कहती है कि तुम भी मर जाओ। इसके बाद क्या हुआ ये आप सब जानते हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति ने सिस्टम और अपनी पत्नी से तंग आकर अपनी जान दे दी। दर्शकों, हमारा कानून कितना जेंडर न्यूट्रल है, अब इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विष्णु तिवारी के केस की। इस केस में विष्णु तिवारी पर रेप के झूठे आरोप लगाए गए थे। इस केस में विष्णु तिवारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, ना तो कोई महिला के शरीर में इंटरनल इंजरी थी, ना कोई एक्सटर्नल इंजरी थी और ना ही कोई मेडिकल रिपोर्ट ऐसी थी जो ये साबित कर सके कि विष्णु तिवारी ने रेप किया है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि महिला के केवल एक बयान के कारण विष्णु तिवारी 20 साल जेल में रहा। बाद में उनको बरी किया गया और ये सामने आया कि वो निर्दोष है, लेकिन क्या उनके खोए हुए 20 साल उनको कोई लौटा सकता है? सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक बात यह है कि झूठा केस लगाने के बाद भी महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना कोई सजा होती है और ना ही कोई पेनल्टी लगाई जाती है। इतना ही नहीं, कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां एक दिव्यांग व्यक्ति को भी मेंटेनेंस देने के आदेश दे दिए गए। ऐसा ही एक केस है शिव कुमार का, जो एक विकलांग था और जिससे मेंटेनेंस के रूप में इतनी मोटी रकम मांगी गई जिसको वो भर ही नहीं पाया और नतीजा ये रहा कि उसको जेल भेज दिया गया। यहाँ अगर हम घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो आपको बता दें कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें पुरुष भी घरेलू हिंसा के शिकार रहे हैं, लेकिन उनके लिए कानून में कोई सेफगार्ड मौजूद नहीं है, उनको कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। आपको 2023 का पुणे का एक केस बताता हूँ। इस केस में एक पत्नी ने अपने पति को इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उस महिला पर मर्डर के चार्जेस लगे और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन यदि वो व्यक्ति नहीं मरता या फिर अधमरी हालत में भी हो जाता तो भी उस महिला का कोई बाल तक बाका नहीं कर सकता था। यह है हमारे भारत का कानून। लोग किस तरह से गिरोह बनाकर कानून का फायदा उठा रहे हैं ये भी सुन लीजिए। कुछ समय पहले जयपुर में एक गैंग का पर्दाफाश हुआ था जो इज्जतदार लोगों पर ऐसे झूठे आरोप लगाकर उनको ब्लैकमेल करते थे। एक बार उन्होंने किसी रसूखदार व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगाए, लेकिन उसने अपने ऊंचे रसूखातों के चलते इस गैंग का पर्दाफाश करवाया, जिसके बाद ये सामने आया कि इन बदमाशों ने 1 साल के अंदर 15 करोड़ रुपए लोगों को ब्लैकमेल करके ऐंठे थे। क्या आप विश्वास करेंगे? मैंने भी नहीं करा था, लेकिन ये सारे मामले एकदम सच्चे हैं जिनकी जानकारी आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी। दर्शकों, इस बात को हम नकार नहीं सकते कि महिलाओं का शोषण तो हुआ है और आज तक होता आ रहा है और इसी कारण कानून महिलाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। लेकिन ऐसी महिलाएं जो ब्लैकमेलिंग और बदले की भावना से इन कानूनों का मिसयूज करती है, ये ही इन भोली भाली महिलाओं की सच्ची दुश्मन है। ऐसे केसेस को देखकर कोई वास्तव में पीड़ित हुई महिला को भी शक की निगाह से ही देखेगा। यहाँ आपको बता दूं कि दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें यह सामने आया था कि रेप के आधे से ज्यादा मामले फर्जी और झूठे होते हैं। आईपीसी की धारा 375 और 376 में रेप और कंसेंशुअल सेक्स के बीच कंसेंट यानी कि सहमति का अंतर बताया गया है, लेकिन इसका भी इतना मिसयूज किया जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। सेक्सुअल रिलेशंस बनाकर उसे रेप बता देना भी आजकल बहुत आम बात हो गई है। साथियों, हमारा कानून प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी, मतलब आप तब तक निर्दोष रहते हैं जब तक आपको दोषी साबित ना कर दिया जाए।
लेकिन ऐसे मामलों में आप दोषी रहते हैं जब तक आपको निर्दोष न साबित किया जाए, यानी कि यू आर गिल्टी अंटिल यू आर प्रूवन इनोसेंट। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रेप एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसमें इमीडिएट अरेस्ट होता है, यानी कि इधर आपके खिलाफ एफआईआर हुई और तुरंत आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, जब तक ट्रायल चल रहा है तब तक आपको बेल भी नहीं मिलेगी। अब कानून में क्या बदलाव किए जा सकते हैं, इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो झूठे रेप केसेस को रोकने के लिए ऐसे झूठे केस करने वाली महिलाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि ऐसी प्रवृत्ति वाली दूसरी महिलाओं तक भी संदेश पहुंचे। दूसरा, पुरुषों को इमीडिएट अरेस्ट ना करके मामले में पहले अच्छे से जांच हो और सबूतों का वेरिफिकेशन हो। तीसरा, मेंटेनेंस और एलिमनी के वक्त हस्बैंड और वाइफ दोनों का स्टेटस देखा जाए और उसी के हिसाब से फैसला सुनाया जाए। और चौथा, जैसा कि हमने इस मामले में देखा कि निकिता सिंघानिया अपने बच्चे को मेंटेनेंस लेने के लिए अपने साथ ले गई और केवल उसके खर्चे के लिए 80,000 रुपए की मांग करी। ऐसा ना करके विदेशों की तरह शेयर्ड पेरेंटिंग का मॉडल अडॉप्ट किया जाए, जिसमें बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी माता पिता दोनों की ही हो, और साथ ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरह नेशनल कमीशन फॉर मेन का भी गठन किया जाए, जिससे कि झूठे मामलों में फंसे पुरुषों की सहायता की जा सके। तो दर्शकों, ये मेरे कुछ व्यक्तिगत सुझाव थे, शायद आप भी इनसे सहमति रखते होंगे। और यदि आपके मन में कुछ सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा कीजिए। इसी के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष पेश होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।